हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन सर्किट। और आज हम एसएसबी इंटरव्यूज़ में सीक्रेट ऑफ गेटिंग स्क्रीन्ड इन के बारे में बात करेंगे। देखिए, देश भर से हर बार लाखों की संख्या में कैंडिडेट 5 से 6 महीने डिटर्मिनेशन के साथ में, बहुत मेहनत के साथ में तैयारी करके रिटर्न एग्जामिनेशंस क्लियर करते हैं और फिर एसएसबी इंटरव्यू अटेम्प्ट करने के लिए जाते हैं। इसके अलावा और भी जो तमाम डायरेक्ट एंट्रीज हैं, जैसे कि टीईएस, जैक, एसएससी टेक, टीजीसी एंड एनसीसी स्पेशल एंट्री, ऑलराइट, इन सभी एंट्रीज में लाखों की तादाद में कैंडिडेट्स देश के एक कोने से दूसरे कोने पर एसएसबी अटेंड करने जाते हैं। कैंडिडेट्स जम्मू एंड कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्ट जैसे स्टेट से अपने ऑफिस और कॉलेज से लीव लेकर कई हजार किलोमीटर की जर्नी करके मैसूर, कोयम्बटूर, बेंगलोर जैसे सर्विस सिलेक्शन सेंटर्स पर एसएसबी अटेम्प्ट करने जाते हैं। लेकिन उनको एसएसबी इंटरव्यू के पहले ही दिन कुछ ही घंटों में वापस घर आना पड़ता है और उसके बाद एक बहुत ही मैसिव डिसअपॉइंटमेंट होती है। और जो वो डिसअपॉइंटमेंट होती है, आई कांट एक्सप्लेन इट। जिन्होंने वो मोमेंट फेस किया है वो केवल उनको ही पता होता है। देखिए, कैंडिडेट रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए रात दिन एक करके मेहनत करता है और उसको एसएसबी इंटरव्यू में पहले ही दिन वापस आना पड़ता है। उसको ये समझ भी नहीं आता है कि मैं किस वजह से स्क्रीन आउट हुआ हूँ। और यदि हम डायरेक्ट एंट्रीज की बात करें तो रिपोर्टिंग होती है 300 से 400 कैंडिडेट, और डायरेक्ट एंट्रीज में स्क्रीनिंग होती है 20 कैंडिडेट से 30 कैंडिडेट्स के बीच में। ऑलराइट, इससे ज़्यादा नहीं होती है, वो कभी रेयरेस्ट आउट ऑफ द रेयर केसेस में ही होती है। अदरवाइज हार्डली 30 कैंडिडेट्स ही सेलेक्ट होते हैं एंड इट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ जीटीओज। हर बोर्ड की एक कैपेसिटी होती है कैंडिडेट्स को हैंडल करने की। तो यदि 30 बच्चे भी सिलेक्ट होते हैं आउट ऑफ 400 कैंडिडेट्स, और यदि हम इसकी परसेंटेज निकालें सो इट इज़ बिलो 10%। ओके, सो यू कैन इमेजिन कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन। क्यों इतने सारे बच्चे रिजेक्ट हो रहे हैं, क्यों कुछ चंद लोग ही सिलेक्ट हो पा रहे हैं। आप देखते हैं कि एक कॉन्फ्रेंस्ड आउट और एक रिकमेंडेड कैंडिडेट भी स्क्रीन आउट हो जाता है। डू यू नो द रीजंस बिहाइंड इट? देयर आर मेनी रीजंस बिहाइंड इट। तो आज हम देखेंगे कि स्क्रीनिंग की फिलॉसफी क्या है, किस वजह से हम लोग स्क्रीन आउट होते हैं और हमको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हम हर अटेम्प्ट में स्क्रीनिंग हो। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय स्ट्रेटजी एंड माय प्लानिंग बाय यूजिंग विच आई गेट स्क्रीन्ड इन ऑल द टाइम्स। ऑलराइट, जो मेरी प्लानिंग रही है, जो मेरी स्ट्रेटजी रही है, वो मैं आज आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। और ये केवल मेरी ही स्ट्रेटजी नहीं है, दैट इज द फिलॉसफी ऑफ एसएसबी। ओके, डे 1 पर आपसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है और आपको इसी के अनुसार परफॉर्म करने की ज़रूरत है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग, एसएसबी से रिलेटेड इसी टाइप की इंपॉर्टेंट अपडेट से रिलेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम पाने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको इसी टाइप के हेल्पफुल वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप अपने एसएसबीज में अच्छा परफॉर्म कर सकें। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 5 दिन के एसएसबी में डे 1 पर, जिसको कि स्क्रीनिंग डे भी कहते हैं, यदि हम टेस्ट की बात करें तो टोटल 4 टेस्ट होते हैं। उन 4 टेस्ट में सबसे पहले होते हैं OIR टेस्ट। OIR 2 OIR होंगे, OIR 1 एंड OIR 2। इन दोनों टेस्ट में 50 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, 35 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, 40 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं एंड 45 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं एक सेट में। इसमें वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग होगी और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको एक टाइम ड्यूरेशन दी गई होगी। या तो इन क्वेश्चंस को 30 मिनट में सॉल्व करने के लिए बोला जाए, या 27 मिनट में, या 25 मिनट में, या 20 मिनट में, या 17 मिनट में। ओके, आपको ये क्वेश्चंस इतने टाइम बाउंडेशन में सॉल्व करने होते हैं और इससे आपके ऊपर प्रेशर डाला जाता है। नेक्स्ट टेस्ट होता है PPNDT में स्टोरी राइटिंग। उसके बाद होता है आपका नरेशन, देन ग्रुप डिस्कशन। ये 4 टेस्ट होते हैं जो कि डे 1 पर स्क्रीनिंग के लिए कंडक्ट कराए जाते हैं और इन 4 टेस्ट का इस्तेमाल करके कैंडिडेट्स को टेस्ट किया जाता है कि इनके अंदर वो एबिलिटीज़, वो क्वालिटीज़ हैं जिससे कि हमको इनको सेकंड स्टेज पर लेके जाना चाहिए और इनको फर्दर टेस्ट किया जाना चाहिए। और देखिए, ज़्यादातर कैंडिडेट्स का स्क्रीन आउट होने के बाद में मानना ये होता है कि हम रिजेक्ट हुए हैं बिकॉज ऑफ ग्रुप डिस्कशन। ओके, कि भाई हम ग्रुप डिस्कशन में बोल नहीं पाए, हमको चांस नहीं दिया गया, फिश मार्केट ज़्यादा हो रही थी, कुछ कैंडिडेट्स दूसरे कैंडिडेट्स को बोलने का मौका नहीं दे रहे थे, ग्रुप डिस्कशन के लिए केवल 2 से 3 मिनट ही दिए गए, टाइम प्रॉपर नहीं मिला कि मैं केवल एक बार बोल पाया, केवल 2 बार बोल पाया, दूसरे कैंडिडेट ने केवल एक बार बोला, वो सेलेक्ट हो गया। ऑलराइट, इस तरीके के हम मेनी रीजंस देते हैं कि भाई जस्ट बिकॉज ऑफ इट वी कुड नॉट मेक इट एंड वी गॉट स्क्रीन्ड आउट। यदि आप ऐसा सोचते हैं सो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग।
क्योंकि केवल जीडी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन नहीं होता है। उसके पहले के जो 3 टेस्ट हैं, these 3 tests are very very important, and if you perform well in these 3 tests, so nobody can stop you from getting screened in. ऑलराइट, जीडी का तो आपका रोल ही नहीं बनता है फिर उसमें कोई ज़्यादा, बस आप 1 या 2 बार थोड़ा सा बोल दो, दैट्स इट। अदरवाइज इफ़ यू परफॉर्म वेल इन योर OIR, in your story writing and in your narration, then nobody can stop you from getting screened in. और देखो, इन 4 टेस्ट में से ये 3 टेस्ट का जजमेंट होता है ऑफिसर्स के सामने। ऑलराइट, जब आप 3 असेसर्स के सामने एक रूम में या हॉल में नरेशन और ग्रुप डिस्कशन के लिए बैठते हैं, तब आपकी परफॉर्मेंस उन असेसर्स के सामने क्या होती है, उसके बेसिस पर आपकी स्टोरी राइटिंग, नरेशन और ग्रुप डिस्कशन, इन तीनों को देखकर आपका रिजल्ट बनाया जाता है। और यदि आपकी स्टोरी अच्छी है, आपका नरेशन अच्छा है, तो ग्रुप डिस्कशन तक तो नंबर ही नहीं आता है, ग्रुप डिस्कशन से पहले ही आपका रिजल्ट बन चुका होता है। ओके, ग्रुप डिस्कशन तब रोल में आता है जब आपकी इन दोनों टेस्ट में परफॉर्मेंस बेकार हो और आप ग्रुप डिस्कशन में अच्छा परफॉर्म कर दें, तब आपको वो ग्रुप डिस्कशन के बेसिस पर सेलेक्ट कर लेंगे। ऑलराइट, अदरवाइज यदि आप इन 2 टेस्ट में पहले ही अच्छा परफॉर्म कर दें, आपकी स्टोरी अच्छी हो और आपका नरेशन अच्छा हो, देन आपका ग्रुप डिस्कशन से पहले ही सिलेक्शन हो चुका होता है। देखिए, हम बात करते हैं कि हमारा जीडी की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमको उसमें बोलने का मौका नहीं मिला। देखिए, ग्रुप डिस्कशन में मानते हैं कि आप मेनी कैंडिडेट्स के साथ में बैठे होते हैं, आपके साथ में 19 लोग और बैठे होते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन योर ग्रुप वाइल पीपी एंड डीटी। लेकिन यदि हम बाकी के 3 टेस्ट की बात करें, तो ये 3 टेस्ट आपके इंडिविजुअल टेस्ट है, इसमें कोई भी इंसान इंटरफेयर नहीं कर सकता, इवन असेसर्स भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। देखिए, OIR इट इज़ कम्प्लीटली इन योर हैंड्स, स्टोरी राइटिंग इट इज़ कम्प्लीटली इन योर हैंड, narration is completely in your hand, and these all 3 tests are individual, nobody can interrupt you, it is purely your performance। तो यदि आप जीडी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इन बाकी के 3 टेस्ट में अच्छा परफॉर्म तो कर सकते हैं, बिकॉज दीज टेस्ट आर इन आवर हैंड कम्प्लीटली एंड इन आवर कंट्रोल, नोबडी कैन इंटरप्ट अस। अब देखिए, यदि हम बात करें स्क्रीनिंग में सिलेक्शन की, तो आपकी OIR रेटिंग 1 होनी चाहिए, और OIR रेटिंग 1 होती है अबव 80%। दोनों OIR टेस्ट को मिलाकर, OIR 1 एंड OIR 2 दोनों को मिलाकर आपकी अबव 80% होने चाहिए, तब आपकी OIR रेटिंग 1 होगी। एंड इफ़ यू गेट OIR रेटिंग 1, देन योर 40% बैटल इज ऑलमोस्ट ओवर। देखिए, OIR plays a vital role not only in your screening but in stage 2 all tests, and even after becoming an officer till their retirement, OIR rating plays a vital role in your career in defense forces. Okay, so please don't take it lightly, and I have seen people saying that OIR is not important. ओके कि भाई मेरे फ्रेंड का OIR बहुत बेकार हुआ था, उसके बाद भी उसका हो गया। तो देखिए, यदि ऐसा कोई केस बनता है, तो उस कैंडिडेट के पब्लिक स्पीकिंग जो एबिलिटीज़ और जो स्किल्स होंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे। ग्रुप डिस्कशंस वगैरह बोलना, नरेशन वगैरह करना, जो उसका स्पोकन पार्ट होगा वो अच्छा होगा। ऑन द बेसिस ऑफ इट ही और शी मे हैव बीन गॉट सेलेक्टेड। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा 100% सिलेक्शन हो, हर बार हो, और हमारा सिलेक्शन आसानी से हो। ओके, और देखिए, OIR में क्वेश्चन तो इजी होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेन थिंग होती है कि वो जो टाइम बाउंडेशन आपके ऊपर डालते हैं, उस टाइम बाउंडेशन में स्पीड और एक्यूरेसी के साथ में, करेक्टनेस के साथ में आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। OIR में क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हर कैंडिडेट उसको आसानी से सॉल्व कर लेगा, लेकिन मेन थिंग होती है कि आप उन क्वेश्चंस को कितना तेजी से और कितना करेक्टनेस के साथ में सॉल्व करते हैं। यानी कि कोई प्रॉब्लम आपके सामने है, आप उसको फेस कर रहे हैं, तो ये नहीं है कि हाँ भी आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काफ़ी लंबा टाइम ले रहे हैं। ये भी नहीं है कि आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तेज अटेम्प्ट तो कर दिया, लेकिन वो प्रॉब्लम आपकी करेक्टनेस के साथ में सॉल्व नहीं हुई। दैट इज द क्वालिटी विच इज़ बीइंग टेस्टेड। और OIR से आपका टेस्ट होता है रीजनिंग एबिलिटी एंड इफेक्टिव इंटेलिजेंस। ओके, और यदि आपका OIR अच्छा नहीं है, तो आपकी ये क्वालिटीज़ अफेक्ट होंगी, और ये एक ऑफिसर बनने के लिए सबसे ज़्यादा इसेंशियल क्वालिटीज़ हैं, ये फैक्टर 1 में आती हैं। यदि आपका फैक्टर 1 हिट हो रहा है, सो नोबडी कैन सेलेक्ट यू। ऑलराइट, कोई चांस ही नहीं बनता यदि आपकी ये क्वालिटीज़ अफेक्ट होती हैं, और ये क्वालिटीज़ आपकी टेस्ट हो रही हैं OIR के थ्रू। ऑलराइट, OIR के लिए हमको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, कैसे क्वेश्चंस होने चाहिए, और वहाँ पर हमको ये टेस्ट को फेस करने के टाइम पे हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जिससे कि हम बहुत कम टाइम में
सारे क्वेश्चंस को करेक्टनेस के साथ में सोल्व करें। तो यदि आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं और अपनी स्ट्रेटजी और प्लानिंग को आपके साथ में रिवील करूं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज इफ़ आई डिस्कस दिस इन दैट वीडियो, सो दैट वीडियो वुड बी वेरी लॉन्ग। यदि रिक्वायरमेंट होगी सो आई वुड डेफिनेटली मेक इट। और देखिए नेक्स्ट टेस्ट होता है स्टोरी राइटिंग। देखिए स्टोरी राइटिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट होता है। आपकी जो स्टोरी है वो एक सेंसेबल स्टोरी होनी चाहिए, एक पॉजिटिव स्टोरी होनी चाहिए, और वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लिखी होनी चाहिए। वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर का मतलब है राइटिंग आपकी बेशक गंदी हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सभी लोगों की राइटिंग अच्छी नहीं होती है, और जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती है सो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एसएसबी में सेलेक्ट नहीं होंगे। दिस इज नॉट द टेस्ट ऑफ राइटिंग, लेकिन ये टेस्ट है कि आप कितने ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लिख रहे हैं। जैसे कि कुछ लोगों का 2 लाइन के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है, अगली 2 लाइन के बीच में बहुत कम गैप होता है, लाइन टेढ़ी जा रही है, एक लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, दूसरी लाइन उससे पहले से स्टार्ट हो रही है, एंडिंग उसकी बहुत लंबी होती जा रही है। ओके, सो आई थिंक यू गॉट इट व्हाट आई वांट टू से। लाइन वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, ये एक वेल मैनर्ड में आपकी स्टोरी होनी चाहिए। इससे आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी शो होती है, और आपकी स्टोरी कंप्लीट लिखी होनी चाहिए। ये नहीं कि 6-7 लाइन लिख के स्टोरी छोड़ दी। इससे ये पता चलता है कि आपका मेंटल स्टेमिना बहुत कम है, आप सोच नहीं पा रहे हैं, आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, आपका इमेजिनेशन बहुत कम है। सो दैट इज़ वाई यू कुड नॉट राइट ए कंप्लीट स्टोरी। सो इट अफेक्ट दीज क्वालिटीज़ विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑफिसर। और देखिए जब आप नरेशन करेंगे और यदि आपकी स्टोरी अच्छी नहीं है तो एसेसर्स आपको नेक्स्ट बोल देंगे, और यदि आप डायरेक्ट एंट्रीज में जा रहे हैं तो वो आपका इंट्रो यानी कि आपकी थीम सुन के ही नेक्स्ट बोल देंगे यदि आपकी स्टोरी अच्छी नहीं है और नेगेटिव है। और यदि आप रिटर्न एंट्रीज के थ्रू जा रहे हैं so they may give you chance to complete your story. So that is why I am telling you it plays a vital role. Your story must be sensible and positive, and please write complete story. And unfortunately if you could not complete your story, so don't bother about it, complete it in your narration, because psychologist will listen to you केयरफुली, और वो आपकी साइकोलॉजी को वहाँ से असेस करेगा और अपना डिसीजन लेगा वेदर यू आर गोइंग टू गेट यस या नो या डाउटफुल। ओके, उनके असेसमेंट में 3 ऑप्शंस होते हैं, यस, नो और डाउटफुल। तो यदि आपकी स्टोरी पॉजिटिव है सो यू विल गेट यस, और यदि वो मीडियम टाइप की है यानी कि अच्छी और बेकार के बीच में, देन यू विल गेट डाउटफुल, एंड इफ इट इज नॉट गुड देन यू विल गेट नो। सो योर स्टोरी राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ग्रुप के किसी भी कैंडिडेट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, किसी का कोई लेना देना नहीं है, नोबडी विल इंटरप्ट यू, इट इज कंप्लीटली इन योर हैंड्स। ओके, और देखिए स्टोरी राइटिंग कैसे करनी चाहिए, पॉजिटिव स्टोरी हमको कैसे लिखनी चाहिए, नेगेटिव पिक्चर्स पे भी हमको पॉजिटिव स्टोरी कैसे लिखनी चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, जिससे कि हम 30 सेकेंड्स नहीं 30 सेकेंड से पहले ही, उससे कम टाइम में ही हम अपनी स्टोरी को सोच के फ्रेम कर सकें। उसका तरीका क्या होता है स्टोरी सोचने का, एक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज इट विल टेक लॉन्ग टाइम एंड इट विल टेक मैनी वीडियोज टू एक्सप्लेन इट, दैट हाउ टू इमेजिन ए स्टोरी एंड हाउ टू मेक ए गुड एंड पॉजिटिव स्टोरी एंड हाउ टू हैंडल दैट प्रेशर स्पेशली इन स्क्रीनिंग। देखिए सेकंड स्टेज में टीएटी में इतना प्रेशर नहीं होता है जितना पहले दिन स्क्रीनिंग में स्टोरी को इमेजिन करने और लिखने में प्रेशर होता है। ओके, तो ये चीज़ें आपकी नहीं होनी चाहिए, और यदि आपको ये चीज़ जानने की ज़रूरत है सो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। यदि आपको ज़रूरत है सो आई वुड मेक सेपरेट वीडियो ऑन दैट टॉपिक। और देखिए डिफेंस फोर्सेस के जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं लाइक CDS, FCAT, NDA एंड INET, इनमें जीके के पोर्शन में सेट पैटर्न्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं, उनमें काफ़ी टॉपिक्स पर मैं वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं। तो यदि वो आपने अभी तक नहीं देखी है तो बिफोर अपीयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन उन वीडियोस को आप प्लीज़ एक बार जरूर देखिए। और ये सभी वही टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं इनमें जिनसे कि हर साल इन एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और 100% आपको इन टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे।